तो बेटा आज क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, दैट इज व्हाट इज मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो कल हमने कर लिया था। ये क्वेश्चन क्या था कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जारी बात है इट इज़ अ टेक्निक है, ये हमारे पास एक टेक्निक है, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ टेक्निक। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड को, हम कंपाउंड को क्या करते हैं, कोई भी कंपाउंड हम ले लें, ठीक है, उसको चाहे एटम्स हो, आइंस हो या मॉलिक्यूल हो, ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, हम इसका क्या मालूम करते हैं, इसका मैस मालूम करते हैं, ठीक है, मैस कि कितना एटम्स का मैस क्या है, आइंस का क्या मैस है, मॉलिक्यूल का क्या है, ठीक है। तो इसलिए मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है बेटा। डेफिनेशन इसकी क्या है, यही डेफिनेशन है। ये पहले वो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है, या स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, जिससे मायर करते हैं उसको स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोमीटर जो है ना, ये आपके पास क्या है, एक आपको पता भी है कि ये आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं आपके साथ शेयर भी कर लेता हूँ, उसकी क्या नाम है, डायग्राम भी शेयर कर लेता हूँ, स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि आपकी बुक में तो नहीं, डायग्राम में आपकी बुक में है या नहीं है, लेकिन स्पेक्ट्रोमीटर की मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ, उसका फंक्शन भी बता देता हूँ सारा, क्योंकि है तो इम्पोर्टेंट, काफ़ी एक टेक्निक है, ठीक है। हमारे लेबॉर्ट्री में खैर नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एक मिनट, लेट मी शेयर इट विद यू। ये आपके साथ मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, लेकिन किधर है, ये आपको नज़र आ रहा है बेटा स्पेक्ट्रोमीटर, ये स्पेक्ट्रोमीटर है, ठीक है बेटा, ठीक है। ये सारी ये स्पेक्ट्रोमीटर की मुख्तलिफ डायग्राम्स हैं, एडवांस भी है इसमें, सारे वक्त के साथ इंक्रीज़ होता रहता है, ठीक है। लेकिन जो बहुत कॉमन है, जो हमारी लेबॉर्ट्री में पाया जाता है ना, वो ये वाला डायग्राम पाया जाता है। ये बहुत इंस्ट्रूमेंट रहता है स्पेक्ट्रोमीटर वाला, ठीक है। ये हमारे लेबॉर्ट्री में नहीं है, ठीक है। ये एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, एक स्पेक्ट्रोमीटर होता है, तो हमने स्पेक्ट्रोमीटर की ही बात की है, ठीक है। इसकी और भी डायग्राम है, आपकी बुक में भी है, डिफरेंट सिलेबस में भी है, लेकिन जो हमारे लिए सिलेबस में स्पेक्ट्रोमीटर है ना, वो हमने वो देखना है। टोटल इसकी कुछ स्टेप्स हैं, ये सारे देख लें, मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास मौजूद है, तो इसको हम चेक ही नहीं कर रहे, ठीक है बेटा जी। तो स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास टॉपिक था स्पेक्ट्रोमीटर का, तो मैंने आपको बता दिया कि स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, बेसिकली उसकी शेप आपको मैंने दिखा दी है, ठीक है। इस्तेमाल कहाँ होता है, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में इस्तेमाल होता है, और इसके जो स्टेप है मैंने भी आपको बता भी दिए। इसके 5 स्टेप्स वर्किंग स्टेप होते हैं। तो स्पेक्ट्रोमीटर जो काम करता है ना, स्पेक्ट्रोमीटर इसका जो वर्किंग है ना, इसका जो वर्किंग है ना बेटा, ये 5 स्टेप्स में होता है, 5 स्टेप्स में होता है। और 5 स्टेप में जो होता है, इसको पहले वाले को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन चैम्बर, वेपोराइजेशन चैम्बर, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनालाइज़र। ये 5 स्टेप में ये काम करता है, तो हमें पता चल जाता है, ठीक है। ये इसका बेसिकली है, ठीक है, इम्पोर्टेंट सा है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। काफ़ी है हमारे बुक में, तो इसके अलावा भी काफ़ी है, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट इसलिए इसको कहा गया कि ये ज़रूरी है, ठीक है। मैं स्पेक्ट्रोमीटर जो है ना, वो स्पेक्ट्रोमीट्री को जो है ना सबसे ज़्यादा स्टडी करते हैं हमारे टीचर जितने भी हैं, मैं स्पेक्ट्रोमीटर को, ठीक है। मैं स्पेक्ट्रोमीटर बहुत ज़्यादा स्टडी होता है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि महंगा है बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट। काम कैसे करता है, उस काम को मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। डायग्राम आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको याद रहे। बट ये इसका वर्किंग डायग्राम है, अगर आप इसको देखें ना, मेरे पास ये देखें, यहाँ पे इसकी हो सकता है कि राइटिंग क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया मेरे ख्याल में। अच्छा सा डायग्राम अगर मैं देख लूँ इनमें से, तो ये जनरल है पुराना वाला, लेकिन मैं इसकी इंस्ट्रूमेंट वर्किंग देख लेता हूँ, कोई अच्छा सा हो तो। व्यू इमेज पे जाए ना, तो इसकी इमेज क्लियर हो जाएगा। अब आपको नज़र आ रहा होगा, क्लियर है बेटा ये।
जी बेटा, अब आप देखें ये मेस स्पेक्ट्रोमीटर की डायग्राम है, ये बेसिकली मेस स्पेक्ट्रोमीटर की डायग्राम है या स्पेक्ट्रोमीटर जिसको कहते हैं, मेस स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, पहला जो इसका है ये इंजेक्शन होता है, यहाँ से आप किसी सैंपल को इंजेक्ट करते हैं जिसको आपने मालूम करना है। ठीक, तो पहला है वेपोराइजेशन चैम्बर, हीट करके उसको वेपोराइज करते हैं। ठीक है, ये आपने किया, इसको ये को हीटर ये हीट करता है, तो ये सैंपल है, देखो ये फिर उसको आयोनाइज करता है, पहले वेपोराइज करता है फिर आयोनाइज करता है। ठीक है, फिर ये जो आपको नजर आ रहा है ये चैम्बर, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव लगा होता है। देखिए ये आपके नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल के साउथ पोल है, तो इसमें से बीम में से निकलती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पांचवा जो है ना चार्ज पार्टिकल यहाँ से जब निकलता है इसमें से, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको अलहदा कर लेता है, जैसे एक्स प्लस है, वाई प्लस है और जेड प्लस है, उसमें से अलहदा कर लेता है। तो 5 चैम्बर पे ये मुश्तमिल होता है। ठीक है बेटा, 5 चैम्बर्स पे, यानी आपने फर्ज करो हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो यहाँ से जब हाइड्रोजन गैस आएगा तो ये आयन में कन्वर्ट होगा, फिर वेपर्स में कन्वर्ट होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड, फिर इसके 3 पार्टिकल होंगे ना, 1H1 जिसको कहते हैं प्रोटियम, फिर 1H2, फिर 1H3 प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। तो यानी यहाँ पे ये इस तरह जो इसमें से गिरेगा तो ये ऐसे 1H1 यहाँ गिरेगा, जो थोड़ा सा और हल्का होगा ना वो फिर क्या होगा, वो यहाँ पे गिरेगा, भारी होगा, तो 1H3 यहाँ पे गिरेगा, ये 1H1 हो गया, फिर 1H1, 1H2 और 1H3। तो हम इसकी क्वांटिटी मेजर कर लेंगे कि इसको एनालाइजर कहते हैं, इस पोर्शन को एनालाइजर या डिटेक्टर भी कहते हैं, डिटेक्टर। ये एक ग्राफ बनता है आपके पास, ग्राफ में ऐसे आपको देखो कि इतना ग्राफ इतना आया, ये ऐसे आएगा ऐसे। ठीक है, तो हम इसकी क्वांटिटी मेजर कर लेते हैं, इस पर लिखा होता है कि कितना क्वांटिटी, ये 1H1 है, 1H2 कितना है और 1H3 कितना है, यानी प्रोटियम ड्यूटियम ट्रिटियम इसके अंदर कितना है। ठीक है, तो ये मेस स्पेक्ट्रोमीटर की डायग्राम है, इसको याद रखें, बार बार इसको समझें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन इसमें तो है तो बताओ बेटा। नो सर। ये अब थोड़ा सा ये मेस स्पेक्ट्रोमीटर की है तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आपके साथ रिवाइज कर लिया। ठीक है, ओके बेटा, अब हम आएंगे अपने टॉपिक की तरफ दोबारा। ठीक है, हमारे पास तो जो क्वेश्चन थे वो कौन कौन से थे, मैं दोबारा उस पर आ जाता हूँ। ठीक है जी, तो ये तो क्वेश्चन 1 हो गया, अब हम आएंगे दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, ये देख ले बेटा, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आएंगे दूसरे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन ये हमारा क्लियर था, कल भी हमने किया था इसको। अब अगला है, व्हाई डज मैग्नेटिक हैव द सेम अट्रैक्शन फॉर ऑल balls। क्वेश्चन ये है कि व्हाई डज मैग्नेट हैव सेम अट्रैक्शन फॉर ऑल balls। देखो, wooden balls of different size but the identical iron curves, rolled balls or sloping planes at the bottom of the slope, a powerful magnetic attracts the iron curves and the moving balls are deflected. At ball have identical iron curves, they are all attracted equally by magnetic। यानी जो वो कह रहा था कि क्यों इसके लिए सेम होता है। ठीक है, कि तो इसमें ये आंसर लिखना था कि all balls have identical iron curves। ठीक है, they are all attracted by equal। शॉर्ट क्वेश्चन है, कभी पेपर में आता नहीं है, लेकिन अगला है, why size ball will be deflected by most, why, which size ball will be deflected। ठीक है, कौन सा साइज ऑफ बॉल का डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, the smaller balls are lighter, the balls collect the different compartment depends on their mass। ठीक है, आपको मैंने बताया भी है कि अगर थोड़ा सा हेवी होगा, मिसाल दे रहा हूँ, अगर ये फर्स्ट करो एक कंपाउंड है, उसके अंदर 3 आइसोटोप है, आइसोटोप्स उसके अंदर 3 है। ठीक है, मसलन 1H1 है, प्रोटियम है, 1H2 है, ड्यूटियम है, 1H3 है। तो एक का साइज छोटा है, एक का थोड़ा सा बड़ा है, एक का ऐसा है। तो ये भी डिफ्लेक्ट होते हैं ना, तो एक जो हल्का होता है सबसे दूर गिरता है, और थोड़ा सा जब भारी होता है थोड़ा सा नजदीक गिरता है, और जो सबसे भारी होता है वो नजदीक। तो ये डिफरेंट साइज पे डिपेंड करता है, देखो देयर मैसेज पे डिपेंड करता है जी। अगला है, नेम द मेन स्टेजेस ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर। यही मैंने अभी आपको बताया कि 5 पोर्शंस होते हैं, 5 वर्किंग पोर्शन है या वर्किंग चैम्बर्स है।
5 वर्किंग चैम्बर है। कौन कौन सा? वेपोराइजेशन चैम्बर, आयोनाइजेशन चैम्बर्स, एक्सेलरेशन, डिफ्लेक्शन। एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से होता है और डिफ्लेक्शन जो होता है ना मैग्नेटिक फील्ड से होता है, और डिटेक्शन या एनालाइजर। ठीक है, ये हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया। इसके डायग्राम भी मैंने आपको बता दिए कि स्पेक्ट्रोमीटर के 5 चैम्बर होते हैं, 5 खाने होते हैं। इसमें से पहला खाना मैंने आपको बता दिया क्या होता है, वेपोराइजेशन। किसी कंपाउंड को वेपोराइज करते हैं। वेपोराइज का मतलब क्या होता है कि उसको हीट देके वो आयन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको आयन में कन्वर्ट करना है पॉजिटिव नेगेटिव में, फिर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करते हैं ताकि उसकी स्पीड बढ़ जाए, फिर मैग्नेटिक फील्ड में डिटेक्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड उसको डिफ्लेक्ट कर लेता है यानी पार्टिकल्स को मुख्तलिफ, और डिटेक्टर जो होता है ये हमें एक ग्राफ बनाता है, ऑटोमेटिकली ग्राफ बन जाता है। इस तरह ईसीजी का ग्राफ होता है ना, जो आप जब जाते हैं ना हॉस्पिटल में ईसीजी करवाना तो एक ग्राफ आता है ऐसे है ना, तो ये हमें पता चल जाए कि यहाँ पे कितना कंपाउंड आया, ये कितना है, ये कितना है, तो हम इसको फिर डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक फ्लेम है ना, कहते हैं कोई फ्लेम होता है, जैसा अगर ये कैंडल है, ठीक है बेटा कैंडल है, कहते ये कैंडल है, फर्स्ट करो ये जल रहा है, ठीक है बेटा। कहते ये जो फ्लेम है इसके डिफरेंट जोन होते हैं। इस फ्लेम के अंदर 4 जोन है, 4 हिस्से होते हैं। यानी इसको अगर हम जूम करें ना, जूम वाला, एक होता है ब्लू जोन, यानी यहां से थोड़ा सा ब्लू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है डार्क जोन, यहाँ थोड़ा सा काला हो जाएगा, ठीक है। लुमिनस जोन थोड़ा सा रोशनी वाला होता है, फिर नॉन लुमिनस होता है, यानी 4 जोन इसके होते हैं, ठीक है। यानी अगर आप इस तरह जोन देख लेना, अभी मैं कैंडल को इसकी एक पिक्चर आपको दिखाऊंगा, फिर मैं आपको समझा पाऊंगा, ठीक है। कौन कौन से जोन होते हैं मैं आपको बताता हूँ ना, यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ, अभी आपको बताता हूँ। यानी 4 जोन ऑफ फ्लेम, फ्लेम के 4 जोन होते हैं, ठीक है बेटा। कौन कौन से होते हैं अब उसको हम पढ़ लेते हैं, कोई एक इमेज में आपको दिखा लेता हूँ, ठीक है। कौन सा, कोई ये वाला, मेरे ख्याल में शायद ये वाला आपको काम का हो, शेयर करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जी बेटा आपको ये आपको नजर आ रहा है बेटा फ्लेम, देखिए बेटा अगर थोड़ा सा इस डायरे को अब देखो ये अब ये सोच लें कि अगर हम इसकी जोन की बात करें ना बेटा, जोन पे, तो देखिए बेटा ये जो एक है ना, देखो ये आपके पास डार्क जोन है, अंधेरा सा है। ये वाला जो है ना आपके पास ब्लू जोन है, देखो ये नजर आ रहा है ब्लू, ठीक है। ये आपके पास येलो है, ठीक है। तो 1 2 3 4 तरह का जोन इसमें होता है, ठीक है। तो 4 तरह के जोन है होते हैं किसी भी फ्लेम, किसी भी उसके अंदर, ठीक है। एक और भी देख लेते हैं, अगर मैं कहाँ पे देख लूँ, ये वाला भी देख ले बेटा, इसको भी देख ले, देखें कोई भी कैंडल जो होता है इस तरह के उसके जोन, मुख्तलिफ जोन होते हैं, ठीक है बेटा। या इसको देख ले बेशक, देखें ब्लू जोन, ये ब्लू है, फिर ये डार्क जोन है, ये मिडल जोन है, और ये आउटर जोन है। जो सबसे हॉटर पार्ट ये वाला होता है, ये वाला जो मॉडरेट होता है, और ये लीस्ट हॉट होता है, ठीक है। मसलन अगर आप चाहते हो ना कि आपका हाथ जल्दी जल जाए ना, या अगर आप चाहते हैं कि हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो, तो आप अपना बॉडी पार्ट या कोई भी हिसाब, देखो आप अपना बॉडी पार्ट यहाँ पे लाएंगे तो ज्यादा हीट होगी, यहाँ पे लाएंगे तो कम होगी, यहाँ पे बिल्कुल ही आपको हीट महसूस नहीं होगी, क्योंकि जो ब्लू जोन होगा ना ये इसका टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। डार्क जोन का थोड़ा सा ज्यादा होता है, और सबसे हाईएस्ट यहाँ का और यहाँ का होता है, ठीक है। हाल में इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है ना, क्लियर है ये सारा बेटा, ये इसके मुख्तलिफ जोन की बात बताई गई है, ठीक है। अगर आप इसको भी देख लें, देखो ये भी वही है, देखिए ये कैंडल है आपके पास, ठीक है। कैंडल को आप देख लें, ये कैंडल है, वैक्स कैंडल इसको कहते हैं। लीस्ट हॉट ये वाला हिस्सा होता है, मॉडरेट ये होता है, और ये सबसे आउट होता है, ठीक है। तो इस तरह के इसके हिस्से होते हैं, ठीक है बेटा जी। ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आते हैं अपने दूसरे वाले के पास टॉपिक पे जी। ये भी मैंने आपको 4 जोन बता दिया। व्हाट इज लुमिनस जोन,
ठीक है। लुमिनस जोन क्या होता है? लुमिनस कौन सा होता है बेटा? अभी हमने बताया लुमिनस, ठीक है, जो ज्यादा चमकदार सा होता है। In luminous zone, incomplete combustion takes place, has the temperature of 600 to 8000 ये। देखो कंबस्शन जो होता है, पहले तो आपको ये कंबस्शन का पता होना चाहिए ना, कंबस्शन क्या होती है। जो कंबस्शन होती है, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग क्यों कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2 की मौजूदगी में। फिर इसकी टाइप्स दो है, इसकी दो टाइप्स है, एक कंप्लीट है और एक इनकम्प्लीट है। कंप्लीट में क्या होता है बेटा? कंप्लीट में CO2 और H2O बनता है, और इनकम्प्लीट में CO और H2O बनता है और कार्बन भी बनता है। तो ये जो लुमिनस जोन होता है ना, ये इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। टेम्परेचर इसका बताया गया, सेकेंड लाइन का डेफिनेशन है, उसको आपने क्लियर करना। नॉन लुमिनस क्या होता है? नॉन लुमिनस, अब मैंने क्या बताया, जिसमें कंप्लीट होता है। तो जो कंबस्शन के अंदर, कंबस्शन के जो दो टाइप्स है, कौन सा? कंप्लीट और इनकम्प्लीट ना। तो जो कंप्लीट होता है ये आपके पास क्या कहलाता है? जो कंप्लीट होता है ये आपके पास नॉन लुमिनस जोन होता है, और जो इनकम्प्लीट है ये आपके, जो नॉन लुमिनस होता है वो क्या होता है? नॉन लुमिनस आपके पास कंप्लीट होता है, और इनकम्प्लीट आपके पास लुमिनस होता है। ये भी थोड़ा सा ट्रिक देख लें। कंबशन की दो टाइप से, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट को नॉन लुमिनस भी कहते हैं और इनकम्प्लीट को लुमिनस कहते हैं। टेम्परेचर रेट देख लें, यहाँ से यहाँ तक इसका 2000 तक होता है, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड कलर ऑफ फ्लेम एक्सप्लेन्स व्हाट? यानी जब रेड कलर होता है वो क्या एक्सप्लेन करता है? इन फायर, कोई भी आग हो, जो फर्स्ट करो ये कैंडल ही है, कैंडल के अंदर अगर मैं ये कैंडल दोबारा बना सकूं तो देखिए, इस कैंडल के अंदर जो रेड कलर होता है, RE कलर, ये क्या कहते हैं, एक्सप्लेन करता है? इन फायर द रेड कलर इज मोस्ट, आग के अंदर सबसे ज्यादा जो रंग कलर होता है, परसेंटेज वाइज अगर देखें तो सबसे ज्यादा रेड कलर होता है, ठीक है, ये बता दिया। लेक ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, नो ऑक्सीजन, क्योंकि कंप्लीट कंबस्शन होता है, नो ऑक्सीजन इज देयर। और इसका जो टेम्परेचर होता है 600 से लेकर 850 तक होता है। ऑक्सीजन सारी जल जाती है ना, तो इसलिए उसको है। एज अ रिजल्ट लॉट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म, तो इसकी वजह से कार्बन नॉन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, यानी नो कार्बन तो है लेकिन ऑक्सीजन उसमें नहीं है, जिसकी वजह से उसका कलर जो होता है ना, काजेज ग्रेटर रिस्क ऑफ ब्लैक ड्रॉप। तो रेड कलर की पहचान ये होती है कि उसके अंदर ऑक्सीजन सारा बर्न आउट हो जाता है, जल जाता है। इजी है, मुश्किल नहीं है। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो बेटा पूछ लो। अगला है व्हाट इज फोरेंसिक केमिस्ट्री? फोरेंसिक केमिस्ट्री क्या होता है? ठीक बेटा, क्या है बेटा फोरेंसिक केमिस्ट्री क्या होती है? जितने भी जराइम होते हैं ना, जराइम, जराइम का मतलब क्या है? जराइम, जितने भी जुर्म होते हैं, क्राइम्स होते हैं, उसके अंदर जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, दैट इज कॉल्ड फोरेंसिक केमिस्ट्री। जिसके फिजिकल ट्रेसेस सच एज फ्लूइड, बोन्स, फाइबर एंड ड्रग्स वगैरह ना, इसको फोरेंसिक केमिस्ट्री कहती है। केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जैसे ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, ठीक है, एनालिटिकल है, वगैरह वगैरह।
लेकिन एक ब्रांच ऐसी भी जिसको फॉरेंसिक केमिस्ट्री कहते हैं, ये बेसिकली एनालाइज करता है या एनालिटिकल केमिस्ट्री की ही ब्रांच है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये हम लोग क्या करते हैं, फॉरेंसिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्राइम इन्वेस्टिगेशन में यूज करते हैं। मसलन फिजिकल ट्रेसेस सच एज, यानी आप ये देखते हैं कि ब्लड निकला है या नहीं निकला, ब्लड के अंदर उसका डीएनए चेक करते हैं, ठीक है, डीएनए भी हम चेक करते हैं। बोन फ्रैक्चर हम चेक करते हैं कि बोन फ्रैक्चर हुआ या नहीं हुआ है। फाइबर को चेक करते हैं कि गोश्त पटा हुआ है या नहीं पटा हुआ, ठीक है। और ड्रग्स को चेक करते हैं कि आया, जैसे हम ड्रग्स को चेक करते हैं कि आया उसमें, जैसे हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड करते हैं, जैसे एल्डिहाइड का टेस्ट करते हैं, एल्डिहाइड का करते हैं, कीटोन का करते हैं ना, इसी तरह ये आइडेंटिफिकेशन होती है कि इसने कोई ड्रग वगैरह तो नहीं ली हुई है, ठीक है। तो ये सारी जो है ना केमिस्ट्री को हम फॉरेंसिक केमिस्ट्री कहते हैं। Forensic chemistry means the investigation involved in crimes and physical traces such as body fluid, bones, fiber and drugs वगैरह, ठीक है बेटा। ये सारे फोरेंसिक केमिस्ट्री होती है जी। यहां तक काफी है बेटा आज? यस सर। ओके बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 32 से इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे, 32 से, ठीक है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। यार हसीब अभी आया यार, ये देखो जी सर। ये कब आया हुआ है हसीब? पता नहीं सर, अभी मुझे मैसेज किया कि लेट मी इन। यार शिट, किधर गया है, जरा मुझे दिखाओ जरा इसकी